नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज द रेहान जिया. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ केटीजी, सॉरी थर्मोडायनेमिक्स. अभी हमारा केटीजी का थोड़ा फीवर नहीं उतरा ना, सो अभी खत्म किया हमने केटीजी. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स. ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं. पार्ट नंबर 2 के अंदर हमने एक्चुअली पार्ट नंबर 1 के अंदर हमने बेसिकली व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स को क्या क्या बेसिक फंडामेंटल लगते हैं हमने वो अच्छे से देख लिए. So let's start thermodynamics part 2. Okay, sorry for inconvenience. Actually ये part 1-2 दिन पहले ही आने वाला था, but because of some technical issues, Wi-Fi and whatever होने की वजह से अपलोड नहीं हुआ. Okay, so let's start और ये कल अपलोड हो ही जाएगा. Now we are discuss about thermodynamics part 2, जिसके अंदर हम कुछ बेसिक बातें पढ़ेंगे. एक्चुअली जो बेस है यहाँ पे हमें क्लियर हो जाएगा कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमें बेसिकली क्या पढ़ना है. ओके, एक्चुअली मैंने सब में पहले ही बता दिया था थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमें हीट का फ्लो पढ़ना है और उसके थ्रू हमें कुछ लॉस पढ़ने हैं. ठीक है, ओके. बेसिकली 3 लॉ है, एक है जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ. ओके, तो आज हम ट्राई करेंगे जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ खत्म हो जाए और दूसरी बात आज इक्विलिब्रियम के बारे में हम चर्चा कर लेंगे. चलो बाकी बातें को हम साइड में रखते हुए पॉइंट पे चलते हैं. today's our point is equilibrium. क्या है equilibrium? So tell me about or think about equilibrium. First of all, equilibrium ये वर्ड कहाँ से आया? कुछ इक्वल पार्ट से है ना. इक्वल माने कुछ समांतर माने चीज, कुछ मान के चलते हैं हम. कोई तो भी दो चीज समान है उनको बोलते हैं इक्वल. क्या बोलते हैं हम? इक्वल. तो ये इक्विलिब्रियम क्या होता है? अगर आप केमिस्ट्री रसायन शास्त्र में जाते हैं तो इक्विलिब्रियम नामक एक अलग सा चैप्टर है, आपको बहुत सारी बातें सीखने मिलेगी. यहाँ पर इतना बेसिक में उसमें नहीं जाना हमें, यहाँ पर बेसिक बातें करनी है इक्विलिब्रियम के बारे में. ठीक है, तो आप एक बात समझ लो कि इक्विलिब्रियम का मतलब इतना होता है when two system are in same phase. अब वो फेज कोई भी हो सकता है, वो टेम्परेचर हो सकता है, फोर्स हो सकता है, वो कोई केमिकल रिएक्शन हो सकती है. बेसिकली इक्विलिब्रियम माने क्या? when two systems are in same phase. दो अलग अलग सिस्टम क्या है, एक फेज में है, उन्हें बोला जाता है इक्विलिब्रियम. क्या बोला जाता है? इक्विलिब्रियम. उन्हें बोला जाता है दैट्स कॉल्ड एज द टू सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम. अब इस सिस्टम में क्या है, तो फर्स्ट लेक्चर देख के आओ. सिस्टम क्या है एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा. चाय बनाई हमने वहां पर, अकॉर्डिंग टू चाय हमने अच्छे से पढ़ लिया व्हाट इज सिस्टम. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब बेसिकली आपको समझ में आ गया. व्हेन टू सिस्टम आर इन सेम फेज इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम. ओके, अब यहाँ पर बेसिकली 3 टाइप होते हैं. इक्विलिब्रियम हैविंग 3 टाइप. इक्विलिब्रियम डिवाइड इनटू 3 टाइप्स. ओके, यहाँ पर एक काम करें, ऐसे टाइप की रहेगी. फर्स्ट जो टाइप है उसका वो है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. क्या है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है. पता किसी को व्हाट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम? देखो नाम के अंदर राज छुपा है. इक्विलिब्रियम तो आपको पता है सेम फेज में होना चाहिए दो सिस्टम. और मैकेनिकल का मतलब क्या है? यहाँ पर कुछ फोर्स वाला कंसेप्ट आता है. मैकेनिकल मतलब क्या? फोर्स. तो मान लो एक एग्जांपल जरूर बताता हूँ मैं. हमने क्या किया, ये एक पिस्टन ले लिया. क्या ले लिया? पिस्टन. ये एक हमारा कोई तो भी बीकर टाइप है, उसके अंदर ये एक पिस्टन है और उसको एक ये हैंडल है. क्या है? हैंडल. ओके, इसको अगर समझना है आपको तो आप इंजेक्शन के साथ कंपेयर कर सकते हो. ठीक है, इंजेक्शन ऐसे होता है ना, देखो ऐसा बाहर गुंडी होती है उसकी, अपन प्रेस करते बराबर. वैसा हमने क्या किया, बड़े साइज के अंदर एक कंटेनर लिया है जिसके अंदर यहाँ पर ये एंड क्लोज एंड है. ये कैसा एंड है? क्लोज. जिसके अंदर हमने क्या क्या पिस्टन लगाया जिसको एक हैंडल है. क्या है? एक हैंडल. ठीक है, ये हैंडल के साथ उसको किया. इसको अगर हम प्रेस करते हैं तो आगे पीछे होता है. तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब ऐसा होता है, अगर मैं इसको रख दूं इस सिस्टम को और ये जो हमारा पिस्टन है के ऊपर कोई भी अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो, तब इसको बोला जाता है सिस्टम इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. अगर यहाँ पर नो external force applied on piston, then it is called as mechanical equilibrium. क्या बोल रहा है उससे? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. समझ में आया सबके?
क्या दिक्कत है? इक्विलिब्रियम मतलब इनडायरेक्टली उनका ये बोलना है अंदर जितना फोर्स है उतना ही फोर्स बाहर है, इसलिए वो रेस्ट के ऊपर है। इसका मतलब वो कौन से इक्विलिब्रियम के अंदर है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के अंदर। कोई दिक्कत है तब? चलो बहुत सही, ये पिस्टन भी समझ में आ गया होगा। सेकंड वाला जो टाइप आता है वो टाइप का नाम है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या है केमिकल इक्विलिब्रियम? वही हम पिस्टन लेते हैं, मान लो ऐसा, ठीक है, जो कि एक तरफ से क्लोज है और यहाँ पर हमने क्या किया, उसको लगाया पिस्टन जिसको हैंडल है। कोई दिक्कत यहाँ तक है क्या? अब सिंपल सी बात, ये कंटेनर है, मान लो इसके अंदर गैस है या नहीं, कोई XYZ गैस है, मान लो मैंने क्या किया, O2 लिया, ठीक है। अब यहाँ पर इनका केमिकल इक्विलिब्रियम का ये बोलना है, अगर आप उसके अंदर O2 डालते हो तो सिमिलरली उस टाइम के ऊपर उसके अंदर N2 मत डालिए। क्यों मत डालिए? अगर N2 और O2 साथ में रहेंगे तो 100% वहां पर रिएक्शन होगा, NO2 बन जाएगा। समझ में आया? मतलब यहाँ पर रिएक्शन होने वाली है, बिकॉज ऑफ दैट रिएक्शन कुछ एनर्जी लॉस होगी। आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो ना, जब कोई रिएक्शन होती है तो एनर्जी लॉस होती है, गेन होती है, व्हाटएवर जो भी इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं यहाँ से वहाँ। मैं केमिस्ट्री का मैकेनिज्म नहीं पढ़ा रहा, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ। अगर दो गैस करीब आते हैं, अलग अलग दो गैस करीब आते हैं, तो वहां पर उनके बीच में क्या होती है? रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम ये बताता है कि आप जो भी गैस ले, सिंगल गैस लो, वहां पर कोई भी केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए क्या? नहीं, नो केमिकल रिएक्शन, नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू गैसेस और इन द सिस्टम, नो केमिकल रिएक्शन इन द सिस्टम के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए क्या? नहीं, नो केमिकल रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन नहीं हुई तो इसका मतलब आपका सिस्टम क्या है? केमिकली इक्विलिब्रियम के अंदर है। कैसा है? केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर है। ओके, पहला मैकेनिकल था, दूसरा क्या है? केमिकल है। कोई दिक्कत नहीं आता। अब थर्ड वाला आता है। थर्ड वाले का नाम है जो कि हमें यूज होने वाला है, एकदम सिंपल है, इसको हैशटैग करके लिखता हूं मैं, थर्मल। क्या है वो? थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम ये क्या है भाई? एकदम सिंपल सा इक्विलिब्रियम है, तो हमें बेसिक से बचपन से पता है हमें। बताओ क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम? देखो भैया, मान लो मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ पर एक रूम है, रूम के अंदर दो ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है, ये ग्लास है, ओके। ये ग्लास के अंदर सिंपल वाटर है, ओके, जिसका टेम्परेचर मैंने चेक किया कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। और बाहर देखा मैंने, बाहर जो इन्वायरमेंट था वहां का देखा, तो वहां पर का भी कितना था? 25 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इसके अंदर मैंने क्या किया? आइस क्यूब रखा। कितना क्या क्या? आइस क्यूब रखा। उसको देखा, वहां पर 0 डिग्री सेल्सियस था। आफ्टर सम टाइम मैं सब चीज को देखता हूँ, यहाँ पर वही ग्लास है, वही सब ग्लास वही है, इसके अंदर वही पानी है, और ये जो बर्फ था कुछ देर बाद वो क्या बन गया? पानी बन गया। क्या बन गया? पानी बन गया। फिर मैंने उसका टेम्परेचर चेक किया तो वो दिखाई दे रहा है मुझे 25 डिग्री सेल्सियस। इसको चेक किया 25 डिग्री सेल्सियस, और बाहर का देखा 25 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब जब सब टेम्परेचर अंदर के बाहर के टेम्परेचर क्या हो जाए? सेम, उसको क्या बोलने का? थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेगा? थर्मल इक्विलिब्रियम। नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसको अलग भाषा में ये भी बोला जाता है, हीट एक्सचेंज ना हो। देखो अब यहाँ पर टेम्परेचर से हीट एक्सचेंज होगा क्या? नहीं होगा। हीट एक्सचेंज कब होता है? जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं नो टेम्परेचर डिफरेंस, नो टेम्परेचर डिफरेंस between system and surrounding। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम? पहले मैंने ग्लास लिया था जिसके अंदर आइस क्यूब थे, सिंपल पानी था, मैंने बाहर का टेम्परेचर देखा तो 25 डिग्री है। उस ग्लास में जो पानी था, सिंपल पानी जो वाटर होता है हमारा, उसका देखा तो 25 था, नॉर्मल पानी। और यहाँ पर हमने आइस क्यूब ऐसा था 0 डिग्री सेल्सियस। कितना था? आफ्टर सम टाइम, ये था बिफोर, ये था आफ्टर सम टाइम, ये जो पानी है, जो बर्फ है, वो पानी बन गया, और वो भी कितना हो गया? 25 डिग्री सेल्सियस। अगर आप ये घर में भी करके देखते हो, बर्फ के टुकड़े रखते हो, तो आधे घंटे के बाद आके देखने का नॉर्मल पानी की तरह बन जाएगा, और नॉर्मल पानी की तरह उसका टेम्परेचर हो जाएगा। तो ये किस वजह से हुआ? वो मैकेनिज्म नहीं है हमारा पढ़ना क्या है, क्या वो बाद में एक टेम्परेचर पे आ गया, और सबका टेम्परेचर कैसा था? सेम। इसका मतलब टेम्परेचर डिफरेंस कितना था? 0। 25 से 25 गया 0।
टेम्परेचर डिफरेंस जीरो, इसका मतलब वो है थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या? व्हेन टू सिस्टम आर इन सेम फेज, उनका फेज कैसा हो? सेम। पहला क्या था? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मतलब हम क्या करते हैं? नो फोर्स अप्लाई, अंदर का और बाहर का फेज सेम है, हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, उसको बोलते हैं नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ पिस्टन, इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। उसके बाद क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या है केमिकल इक्विलिब्रियम? जो गैस आप लेने वाले हो पिस्टन के अंदर, उसकी वो जो गैस होती है वो अलग अलग नेचर की मत लीजिए। क्यों? कि उनके बीच में क्या हो जाएंगी? रिएक्शन। अगर रिएक्शन होगी तो केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो क्या बताता है केमिकल इक्विलिब्रियम? केमिकल इक्विलिब्रियम बताता है कि नो केमिकल रिएक्शन इन द सिस्टम और बिटवीन टू गैसेस इज कॉल्ड एज केमिकल इक्विलिब्रियम। और थर्मल तो समझ में आ गया। ओके, कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आता है? चलो स्क्रीनशॉट तो स्टूडियो में मिटाता हूँ, 1 2 3 खत्म। कम समय में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान देना है हमें, तो आप रेडी रहते जाइए स्क्रीनशॉट खींचने के लिए। ओके, अब इक्विलिब्रियम तो हमारा हो गया। इसके बाद अगर हमें पढ़ना है, जैसे बेसिकली कल हमने हीट पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया हमने? हीट। अगले पॉइंट का एक्चुअल नाम है हीट इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। ओके, हीट इंटरनल एनर्जी वर्क। अब देखो भैया, हीट तो मैंने पढ़ाया है आपको, हीट माने क्यू, यूनिट है जूल। ओके, हीट क्या होता है, कैसे ट्रांसफर होता है, क्या मैकेनिज्म है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, ये मैंने पिछले चैप्टर में आपको अच्छे से बताया था। अब हम पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी। क्या पढ़ेंगे हम? इंटरनल एनर्जी और वर्क। तो जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, फर्स्ट नंबर का पॉइंट है वो है इंटरनल एनर्जी। आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा इंटरनल एनर्जी, बहुत बेसिक एग्जांपल, कुछ भी नहीं। मान लो हमने क्या किया, यहाँ पर एक बीकर ले लिया बीकर, नीचे हमने गैस लगा दी। ओके, ये पूरा चैप्टर गैस और बीकर और चाय बनाने में जाने वाला है हमारा। ठीक, यहाँ से इसको स्विच ऑन कर दिया, जैसे गैस चल रही है, इसके अंदर मान लो पानी है। क्या है? पानी। मान लिया, चलो गैस ऑन है। सबसे पहले थोड़ा वो हमारा बीकर गर्म होगा, बीकर गर्म होगा, अंदर पानी को हीट मिलेगा और धीरे धीरे पानी गर्म होने की फेज में आएगा। तो देखो, मान लो भाई अभी ऑन किया और 2 मिनट रुकने के बाद अगर मैं पानी की तरफ देखता हूँ तो डायरेक्ट उबलने लगता है क्या? वो नहीं, डायरेक्टली उबलने नहीं लगता। वो स्टार्टिंग में हमें दिखाई देता है कि अंदर के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है वो रैंडम मोशन कर रहे हैं। क्या मोशन कर रहे हैं? कौन सा मोशन कर रहे हैं? रैंडम मोशन। जब हम उसे पानी के गैस के ऊपर नहीं रखते, सिंपली कहीं बीकर में रखते, तो तब उसके अंदर कोई हमें बुलबुले नहीं दिखाई देते हैं, या फिर कोई रिएक्शन या फिर कोई भी मूवमेंट हमें दिखाई नहीं देती। बट जब हम उसे टेम्परेचर देते हैं, आफ्टर टेकिंग टेम्परेचर देने के बाद हमें स्टार्टिंग के फेज में क्या दिखाई देता है? अंदर का जो पार्टिकल्स है, अंदर के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है वो रैंडम मोशन कर रहे हैं, और बाद में उनका रैंडम मोशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और उससे ही हम क्या बोलते हैं? पानी उबलने लगा है। क्या बोलते हैं हम? पानी उबलने लगा है। तो मेरा बेसिक सा क्वेश्चन आपको है कि बताइए, ये जो रैंडम मोशन कर रहे हैं आपके पार्टिकल, जो रैंडम मोशन कर रहे हैं, उनको कुछ एनर्जी लगेगी। सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ पर डेफिनेशन इंटरनल एनर्जी का ऐसा है, अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात की जाए तो इंटरनल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रैंडम डिसऑर्डर मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। द एनर्जी associate with random motion of molecules in the system। मतलब यहाँ पर रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल और डिसऑर्डर, इसको डिसऑर्डर भी बोला जाता है। डिसऑर्डर मतलब क्या? इरेगुलर, इनडायरेक्ट। मतलब यहाँ पर इंटरनल एनर्जी का डेफिनेशन सिंपल सा डेफिनेशन है। क्या है? जो रैंडम मोशन होता है, जो डिसऑर्डर होता है किसका? मॉलिक्यूल्स का, किसके अंदर? एक सिस्टम के अंदर। उस डिसऑर्डर को, उस रैंडम मोशन को लगने वाली एनर्जी, मतलब कौन सी एनर्जी? इंटरनल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इंटरनल एनर्जी। उसको डिनोट किया जाता है यू से। किससे? यू से। दूसरा एग्जांपल बताओ इंटरनल एनर्जी का। जो जैसे हम खाना खाते हैं, ठीक है, हमने जितना खाया उतना काम करते हैं क्या? नहीं, जितना खाना खाया हमने उसमें से कुछ जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसकी जो एनर्जी होती है, हम सेल्फ की बॉडी चलाने के लिए लेते हैं। बराबर, मतलब खुद गाड़ी चालू होने के लिए, या फिर हमारी बॉडी चालू या फिर काम करने के लिए, या फिर जीने के लिए इनडायरेक्ट
बॉडी को जीने के लिए लगने वाली जो एनर्जी लेता है वो, उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इंटरनल एनर्जी। सिमिलरली तुम बाइक के हिसाब से भी ले सकते हो। अगर आपको गाड़ी चालू करना है तो कुछ पेट्रोल उसको इंटरनल भी लगता है ना, पूरा पिस्टन में घूमने के लिए। डायरेक्टली आपको डायरेक्ट जितना पेट्रोल डाला उतना नहीं चलेगा ना। 100 रुपये का पेट्रोल डाला, क्या 100 रुपये के हिसाब से ही चलेगा वो? नहीं, कुछ 5 रुपीज़ का 10 रुपीज़ का पेट्रोल वो खुद भी ले सकता है बिकॉज ऑफ इग्निशन पॉइंट पे आने तक। तो ये जो एनर्जी होती है स्टार्टिंग वाली एनर्जी, जैसे पानी गर्म करते टाइम में दिखाई देती है, उस एनर्जी को बोला जाता है इंटरनल एनर्जी। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। बच्चे इंटरनल एनर्जी समझ नहीं पाते, उनको समझना इंपॉर्टेंट है। जब तक वो इंटरनल एनर्जी नहीं समझेंगे तब तक वो वर्क डन नहीं समझेंगे, बाकी का बाकी चीज़ें कोई भी नहीं समझेंगे। तो बताइए क्या आपको इंटरनल एनर्जी समझ में आया? क्या डेफिनेशन है? एनर्जी एसोसिएटेड बाय रैंडम मोशन और डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल इन द सिस्टम। सिस्टम के अंदर का जो रैंडम होता है, रैंडम मोशन होता है या फिर डिसऑर्डर होता है, डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल होता है, उसको लगने वाली एनर्जी, इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। ओके, डाउट क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? जो सेकंड है हमारा वो वर्क। क्या है हमारा? वर्क। तो बताइए वर्क का मतलब क्या होता है? सर वर्क तो बेसिकली हमें इतना पता है, हम मैकेनिक्स पढ़ के आए हैं बचपन से या 9th 10th में पढ़ के आए। वर्क इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बराबर है। मतलब इसको F इनटू डी लिखा जाता है हमारे भाषा में, ठीक है। ये वर्क होता है। अब यहाँ पर जो वर्क हम बता रहे हैं, यहाँ पर जो वर्क है हमारा एनर्जी के अंदर का वर्क, या फिर गैस मॉलिक्यूल्स का वर्क, या फिर थर्मोडायनेमिक्स में का वर्क, वो थोड़ा खतरनाक वाला वर्क है। डिपेंड अपॉन किसके ऊपर डिपेंड है? वो हमारे प्रेशर के ऊपर डिपेंड है, एरिया के ऊपर डिपेंड है। जैसे मैं बात करता हूँ कहते पिस्टन की, किसकी बात करता हूँ? ये हमारा वो इंजेक्शन वाला पिस्टन, याद आया कि बच्चों? ये हैंडल है आपको, याद होगा, इसके अंदर मान लो कोई गैस है, ठीक है। अब इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करता हूँ, इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करता हूँ, तो ऑब्वियसली थोड़ा आगे जाएगा, ठीक है। आगे जाएगा ना, ये पिस्टन हमारा आगे। इतना डिस्प्लेसमेंट डीएक्स करेगा वो? नहीं करेगा। क्या 100% करेगा सर? तो ये जो डिस्प्लेसमेंट किया उसने कब? प्रेशर अप्लाई करने के बाद। तो यहाँ पर कुछ प्रेशर अंदर से भी अप्लाई होगा उसके ऊपर। तो इस सब बातों का ध्यान रखते हुए वर्क डन का एक नया फॉर्मूला बनाया गया। एक्चुअली नया नहीं है, वो सिंपल फॉर्मूला है, यहीं पर ही थोड़ा खेल के बनाया गया है। उसको बोलते हैं वर्क डन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वर्क डन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये वर्क डन मैकेनिक्स का था। किसका था? मैकेनिक्स। जो हम बेसिकली पहले 7 चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं, 11th के एनसीईआरटी के अंदर पढ़ते हैं, और 12th के अंदर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं? वर्क डन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वर्क डन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो ये फॉर्मूला सबको पता है, क्या पता होना चाहिए। अब मुझे बताइए प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये डिवाइडेशन का एरिया मल्टीप्लीकेशन में गया तो प्रेशर इनटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया। तो बताइए मैं इस वर्क डन के फॉर्मूले में फोर्स का वैल्यू पुट कर सकता हूँ? हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। तो वर्क होता है F इंटू डी। तो F है हमारा PA, कितना है? PA इंटू डी। ये वर्क है जी। ये A इंटू डी को देखो एक बार गौर से, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये एरिया और ये डिस्प्लेसमेंट। एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वॉल्यूम। क्या होता है? एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वॉल्यूम। क्या होता है? वॉल्यूम V। वॉल्यूम V, अच्छे से लिख भैया, वॉल्यूम V। तो ये वर्क एज इट इज, ये P एज इट इज, इसको मैं लिखता हूँ V। क्या लिखता हूँ मैं? V। तो वर्क बेसिकली प्रेशर इनटू वॉल्यूम है। क्या है? प्रेशर इनटू वॉल्यूम। अब जब बात हम छोटे अमाउंट में करेंगे, इनफाइनाइटेसिमल बात करेंगे। इनफाइनाइटेसिमल क्या है सर? इनफाइनाइटेसिमल, इनफाइनाइटेसिमल। इनफाइनाइटेसिमल का मतलब ऐसा होता है कि कुछ छोटे अमाउंट में बात करेंगे जब आप, उसको बोलने का इनफाइनाइटेसिमल। छोटा वर्क डन, छोटा वॉल्यूम, छोटा डिस्प्लेसमेंट, उसको क्या बोलने का? इनफाइनाइटेसिमल। ओके, तो ये फिलहाल अभी हम ओवरऑल बात करें तो वर्क का फॉर्मूला फोर्स क्या है हमारा? P इंटू V। P इंटू V, वेयर P इज अ प्रेशर, P इज प्रेशर, V क्या है हमारा? वॉल्यूम। ओके, कोई दिक्कत नहीं आता? समझ में आया आपके? हीट तो पढ़ा दिया था, इंटरनल एनर्जी ये है और वर्क तो हमें ये आया। ओके, समझ में आ रहा है? स्टेप बाय स्टेप देख करके आगे जाएंगे हम। बेसिकली ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे और धीरे धीरे कंसेप्ट को समझते हैं। ओके, चलो मिटा दो क्या? स्क्रीनशॉट खींच लो, 1 2 3 खत्म। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान देने का वाला चैनल आपको यहाँ पर मिलेगा। समझ में आ रहा है सबके?
अगर मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा लगे तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं कैसा थोड़ा धीरे पढ़ाइए। होता कैसा है, कभी कभी भावनाओं में बह जाते हैं हम। इनडायरेक्टली बोलना ऐसा है, कुछ पॉइंट पे ऊपर ज़्यादा फोर्स लगता है, उसको एक्सप्लेन करते समय पर तो थोड़ा सा हो जाता है, तो आप वहाँ पर हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि आप थोड़ी स्पीड कम करिए। ओके, बाय द वे मेरे को तो लगता है कि बेस्ट चल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट, चलो हम हेडिंग मिटाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब हम पढ़ने वाले हैं जीरोथ लॉ। क्या पढ़ने वाले हैं? जीरोथ लॉ। और इसके क्या पढ़ेंगे हम? फर्स्ट लॉ। देखते जीरो लॉ तो पढ़ लेंगे धीरे धीरे, एकदम पांचट सा लॉ या फिर एकदम यूजलेस लॉ। एक्चुअली दिस इज नॉट यूजलेस लॉ, वेरी यूजफुल लॉ, बट अकॉर्डिंग टू नॉलेज और अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंडिंग लेवल मतलब इतना कुछ खास नहीं था इसके अंदर, सिर्फ बता दिया। ठीक है, वो से हम पढ़ लेंगे। ओके, एकदम सिंपल सा लॉ है। तो अब किसी के मन में डाउट आया हो तो इसको जीरोथ लॉ क्यों नाम दिया गया, इसको फर्स्ट दे के फर्स्ट वाले को सेकंड, सेकंड वाले को थर्ड नाम क्यों नहीं दिया? जीरो ये वर्ड कितना कुछ फेमस था क्या? नहीं, एक्चुअली हुआ ऐसा था, साइंटिस्ट ने क्या किया, फर्स्ट लॉ निकाल दिया, सेकंड लॉ निकाल दिया। बाद में उनके समझ में आया कि एक लॉ चाहिए जो फर्स्ट और सेकंड का एक बेसिक हो, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ का एक फंडामेंटल लॉ हो, तो उसको क्या नाम देना है? तो फर्स्ट लॉ को हमने फर्स्ट लॉ तो नाम दे दिया, वो पब्लिश हो गया। देन उसके कुछ सालों बाद जीरो लॉ बना था, तो इन्होंने क्या किया, उस लॉ को नाम दे दिया जीरो लॉ, फिर वो जीरो फर्स्ट सेकंड। ओके, कहानी समझ में आ गई? चलो देखते हैं क्या बोलना है जीरोथ लॉ का। चलो मैं आपको जीरोथ का एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। मान लो मैंने यहाँ पर एक बीकर ले लिया, ठीक है, मान लो एक चाय का कप ही है हमारी, ठीक, मतलब इतना खतरनाक लॉ है हमारा, ये चाय का कप है। ओके, इसको नाम दिया मैंने सिस्टम ए। क्या नाम दिया मैंने? सिस्टम ए। सिस्टम ए। एक दूसरा कप ले लिया, चाय का ही कप लिया, तो चाय बहुत पसंद है आपको, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, सिस्टम बी। और एक तीसरा कप लिया मैंने, सिस्टम सी। ओके, अब अगर मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं सिस्टम ए और सिस्टम बी का जो टेम्परेचर है, क्या है? सिस्टम ए और सिस्टम बी का टेम्परेचर कैसा है? सेम है। कैसा है? सेम। अगर मैं बोलूं सिस्टम ए का टेम्परेचर है कितना है, कितना है, कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, तो इसका भी कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम्पल लिया अपन, इतना ज्यादा कम लगे एग्जाम, उसको वो फील नहीं करे 30 डिग्री पे कैसा लगेगा, फिर चटका लगेगा कि नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा गर्म है या कम ज्यादा गर्म है। लॉजिकल बात, प्रैक्टिकल सोचो बस। क्या सिस्टम ए और सिस्टम बी का टेम्परेचर कितना है? सेम है, मतलब वो कितना 30 डिग्री पे है। ओके, अब मैं बोलता हूं वही जो भी सिस्टम मैंने यहां पर रखा, वही पहला कप, दूसरा कप, ओके, और ये तीसरा कप, 3 कप, तीनों में चाय है। ओके, ये सिस्टम ए था, ये बी था, ये सी था। और बाद में मैं बोलता हूं सिस्टम बी और सिस्टम सी का टेम्परेचर सेम है, बी का कितना? 30 और सी का भी कितना? 30 डिग्री सेल्सियस है। ऐसा कर लो, तो क्या मैं दोनों डायग्राम को देख, देखो पहले इसमें क्या बोला मैंने, ए बी सी 3 सिस्टम है। सिस्टम माने क्या? जिसके हम स्टडी करते हैं, जिस तीनों के अंदर चाय है, उसमें के ए और बी का टेम्परेचर कैसा है? सेम है, 30 है। बाद में मैं क्या बोलता हूँ, बी और सी का टेम्परेचर कैसा है? सेम है, 30 है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इसको अगर इसमें प्लस सिंबल देखे, पहले कप का, दूसरे कप का और तीसरे कप का जो टेम्परेचर है, जो क्या है? टेम्परेचर है, क्या वो सबका सेम है? समझ में आया आपके? ये सिस्टम ए था, ये बी, ये सी। ए का 30, बी का 30, बी का 30 और सी का भी 30, इनडायरेक्ट ए भी 30, सभी 30 हो गया वो। कोई दिक्कत? ये हमारा जीरो, खत्म बात। बहुत बेसिकली बात इन्होंने बताई। अगर टू सिस्टम, आप स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट देखो, इफ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम with third system, then all are in thermal equilibrium। अरे साला बहुत भारी स्टेटमेंट था ये। क्या बोले वो बोल रहे हैं इफ
टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर कोई भी दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, उनके बीच में का टेम्परेचर डिफरेंस जीरो, मतलब इनके दोनों का बीच में का टेम्परेचर जीरो है क्या, 30 बराबर 30 जीरो है। अगर दो सिस्टम जीरो है, किसके साथ, विद थर्ड सिस्टम, तीसरे सिस्टम के साथ, अभी देखो तीसरे के साथ भी जीरो है, तो इसका मतलब ऐसा है सब वो थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है। वो कैसे, सब सबका टेम्परेचर सेम, सबका टेम्परेचर सेम। तो ये फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को भी बता देते अपन, भैया पहले और फर्स्ट और सेकंड कप का टेम्परेचर सेम है और सेकंड और थर्ड का सेम है, तो क्या सबका सेम है, बोलेगा हाँ सर, खत्म बात। तो क्या जीरो का बहुत पसंद आया आपको, समझ में आया। बेसिकली ये बोलना था जीरो लॉ का कि अगर दो थर्मल इक्विलिब्रियम में थर्ड के साथ, तो इसका मतलब पूरे कैसे हो, थर्मल इक्विलिब्रियम में, खत्म बात, मिटा दूं। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये था जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डायनेमिक्स। ओके, चलो निकालो स्क्रीनशॉट, बहुत बेसिक बेसिक बात पढ़ रहे हैं अपन। चलो हो गया बेटा। ओके, इसके बाद का लॉ कौन सा है सर, अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ। क्या पढ़ेंगे हम, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ भी एक डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड है, जिसको डेफिनेशन आ गई वो फर्स्ट लॉ सीख गए हैं। ठीक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ पर थोड़ा चमकेगा ऊपर, बट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि थर्मोडायनेमिक्स लिखा हुआ है। नहीं समझ में आएगा कि ऊपर देखो अच्छे से लिखा हुआ है, बीच में स्माइली फेस भी दिखाई दे रहा होगा, जिसको अपन ऐसे हेड्स भी निकाल देंगे। ओके, बहुत खराब जोक था लेकिन हंस लो थोड़ा सा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, पढ़ते फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिपेंड अपॉन पिस्टन फॉर्मूला, पिस्टन मैकेनिज्म। ओके, चल देख ले इसको, ये तेरा पिस्टन है क्या, ये तेरा क्या है, हैंडल। ओके, इसके अंदर मान लो कि तुम्हें XYZ गैस है गैस, कुछ भी गैस है। अब क्या हुआ पता है क्या आपको, अभी फिलहाल यहां पर ये बिफोर की कंडीशन है, ये बिफोर कंडीशन ऐसा है। पहले मैंने क्या किया, इसको प्रेस किया, मैंने क्या किया, प्रेस किया, थोड़ा आगे चला जाएगा क्या, कम जगह में इतने पानी का थोड़ा आगे गया, इतना इतना, पहले यहाँ पर था वो, पहले कहाँ पर था, यहाँ पर था, इतना उसने डिस्प्लेसमेंट dx किया क्या, कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर समझ में आ, फोर्स अप्लाई किया, इतना dx अंदर गया। ओके, आगे ये आफ्टर वाली कंडीशन है, ये है आपके बुक के अंदर के डायग्राम्स। अब मैं आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मेरे तरीके से समझाऊंगा, एकदम सिंपल तरीका, जो मतलब वो अगर समझ में आ गया आपके, तो वो एग्जांपल अगर समझ में आ गया, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप किसको भी एक्सप्लेन कर पाओगे और कहीं पर भी आप किसको भी बता पाओगे व्हाट इज एक्चुअल थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। यहाँ तक ये समझ में आएगा। इसके ये ना दो एग्जांपल, ये दो एग्जांपल हम पढ़ेंगे वर्क डन। क्या पढ़ेंगे हम, वर्क डन, दूसरा कुछ भी नहीं पढ़ने वाले, ये दो डायग्राम के ऊपर से, बिफोर आफ्टर। अब मेरे हिसाब से व्हाट इज फर्स्ट लॉ, देखो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ जो हमारे को आता है, समझ में आ गया, ले लिया अपने गैस। ओके, गैस के ऊपर रख लिया मैंने एक बीकर। ओके, ये हमने बीकर रख दिया, बीकर के अंदर मैंने क्या किया, मस्त एक अपन चाय बना रहे हैं, आज चाय ही बनाएंगे अपन। ठीक, गैस ऑन, यहां से ऐसा खींच के प्लग ऑन। ओके, तो वन बाय वन स्टेप बताऊंगा क्या कर रहा हूं। ऑन किया, गैस दिया, हीट दिया इसको, ठीक है। अब कुछ अमाउंट ऑफ हीट दिया होगा मैंने इसको, 10 किलो जूल, 20 किलो जूल, कुछ तो अमाउंट ऑफ हीट दिया होगा, तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट मैंने दिया, यहां से मैंने क्या दिया इसको, अमाउंट ऑफ हीट दिया, क्यू दिया, क्या दिया मैंने इसको, क्यू। अब वो हीट इस बीकर को मिली, उस बीकर से उस वाटर को मिले, और वाटर, पत्ती, शक्कर, दूध, जो भी होगा उसके अंदर, इलायची, व्हाटएवर, मसाला चाय बना रहे हो तो इलायची, व्हाटएवर जो भी आपको डालना है उसके अंदर, उसको हीट मिली।
जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया इंटरनल एनर्जी, क्या पढ़ाया? इंटरनल एनर्जी। क्या ऐसा होता है मैंने गैस ऑन किया, गैस ऑन करे वाला लगे चाय बन गई? नहीं होता है ना। डायरेक्टली चाय बनती है क्या? नहीं, कुछ समय लेता है। वो समय लेता है मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, हम जब चाय को गौर से देखते हैं थोड़ा अंदर कुछ मूवमेंट होने लगता है, रैंडम डिसऑर्डर होने लगती है, क्या उसको तो इंटरनल एनर्जी बोलेगा? यस, मतलब यहाँ पर लगी इंटरनल एनर्जी यू। ओके, कोई दिक्कत वाली बात? देख यहाँ पर मैं ऐसा हीट देता हूँ, हीट यहाँ पर लिखता हूँ मैं इंटरनल एनर्जी। ओके, उसके बाद क्या होगा भैया? उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो चाय अच्छे से बनने लगेंगी, बनने के बाद क्या उबलने लगेगी, ऐसा समझ में आ रहा है तेरे? मतलब पहले उस चाय की सतह ये थी लिमिटेड, बाद में इतना एक्स्ट्रा चला, वो ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। क्या ये डीएक्स है या नहीं है? मतलब वॉल्यूम में चेंज आया? अरे आया नहीं आया। मतलब अगर वॉल्यूम में चेंज आता है बिकॉज ऑफ हीट, बिकॉज ऑफ इंटरनल एनर्जी, क्या तू उसको वर्क बोलेगा? उसको क्या बोलेगा तू? वर्क, डब्ल्यू ब्रैकेट इसको देंगे उसको क्या बोलेगा? तो डब्ल्यू मतलब वर्क डन, क्या बोलेगा उसको? अरे अभी पढ़ा ना, फोर्स प्रेशर इनटू वॉल्यूम, प्रेशर लग रहा, वर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ा यहाँ पर? P इंटू वी, मतलब प्रेशर अप्लाई हो रहा है पर्टिकुलर वॉल्यूम के ऊपर, वॉल्यूम चेंज हो रहा, प्रेशर के जैसे उसको बनेगा वर्क, क्या बनेगा उसको? वर्क। तो यहाँ पर हीट दिया तो इंटरनल एनर्जी और वर्क, तो ये टोटल हीट का रूपांतर किसमें हुआ? इंटरनल एनर्जी और वर्क में। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ Q इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू? समझा? अगर मैं हीट का ही रूपांतर हुआ ना, मैं हीट नहीं देता तो हीट का ना इंटरनल एनर्जी बनता ना उस इंटरनल एनर्जी से वर्क होता। मतलब बेसिकली जितना तो हीट देगा उसका सम ये आया। तो यही बोलता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तुम जितनी हीट दोगे उसका जो सम रहेगा वो क्या रहेगा? आपका सम जो रहेगा वो टोटल हीट रहेगा। अब यहाँ पर मैं पूरे टोटल वाले की बात कर रहा, अब यहाँ पर जो हीट देते हैं वो देते हैं डी क्यू, क्या देते हैं हम? डी क्यू, मतलब स्मॉल हीट, इनफाइनेटसिमल, जो बात बताया था मैंने आपको, वो हीट स्मॉल हीट इनफाइनेटसिमल। तो अब इनफाइनेटसिमल हीट दिया तो इनफाइनेटसिमल इंटरनल एनर्जी और इनफाइनेटसिमल वर्क डन। समझा? कोई दिक्कत है या नहीं ये बता? इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। खत्म बात। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बस आपको, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। और ये फॉर्मूला अगर याद है आपको, अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप 99% क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और इसमें क्वेश्चन आएगा। फिर सर ये क्या था? ये जो बनाया इन्होंने, जो चेंज इन वॉल्यूम बिफोर आफ्टर, ये जो बुक वालों ने जो डायग्राम बनाई उनमें ये बताना चाहते थे वो, जो आपका छोटा वर्क होता है वो होता है प्रेशर इनटू छोटा वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम। मतलब ये देख W इज इक्वल टू, बेसिक फॉर्मूला क्या था तेरा? बेसिक फॉर्मूला W इज इक्वल टू PV, क्या था? PV। मैंने इस W को DW लगाया तो ये बोला मेरे को भी लगा भाई, तो तुम बोले सर P ने क्या बिगाड़ा? P को भी लगाओ। प्रेशर कभी छोटा नहीं होता है, प्रेशर होता है, फिर वो छोटा रहो या ज्यादा रहो, या फिर सिमिलरली फोर्स भी छोटा नहीं होता या ज्यादा नहीं होता। फोर्स अगर छोटे अमाउंट है तो उसको फोर्स ही बोला जाता है, ज्यादा में बना दो उसको फोर्स ही बोला जाता है। फोर्स और प्रेशर एक अलग क्वांटिटी, उनको अपन इनफाइनेटसिमल नहीं बता सकते, लेकिन वर्क को बता सकते हैं और वॉल्यूम को बता सकते हैं। तो हमने ये दो डायग्राम से ये सीखा कि यहाँ पर पिस्टन ऐसा था, बाद में उसको प्रेस किया तो वॉल्यूम चेंज हुआ, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, देन विल गेट कॉल्ड एज dW इज इक्वल टू P इनटू dV। तो dW का वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ क्या? तो dQ क्या बनेगा? du प्लस PdW, सॉरी PdV। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इज कन्वर्टेड इनटू, स्टेटमेंट सुनो, first law of thermodynamics states that total amount of heat produced is converted into internal energy, sum of internal energy and work done by system, work done by system। जो सिस्टम वर्क डन करेंगे उसको क्या बोलने का? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब एग्जाम में सर चाय का एग्जांपल थोड़ी दे सकते हम, वहां पर क्या एग्जांपल देना है? तो वहां पर बेसिक एग्जांपल ये देना है आपको, क्या मान लो देखो जो बुक में का एग्जांपल है आपका, वही पिस्टन लिया, ठीक है, वो पिस्टन ले लिया हमने, पिस्टन के अंदर यहाँ पर ऐसा लगा है, इसको हैंडल लगा है, ठीक, गैस मॉलिक्यूल इसके अंदर। जो बुक के अंदर एग्जांपल आपको ऐसा देना है, क्या आपको यहाँ पर मोमबत्ती लगानी, मोमबत्ती पता है ना आपको, इसको मोमबत्ती लगाई अपन ने, तो इसको हीट मिल रहा, क्या अमाउंट ऑफ हीट क्यू, देखो जैसे यहाँ पर दिया हीट मिला, हीट मिलने के ये क्या करने वाले हमारे पार्टिकल थोड़े रैंडम मोशन करेंगे, जिसको हमने क्या बोला?
इंटरनल एनर्जी यू बोला क्या? अरे यार आ रहा नहीं आ रहा, आपको समझ में आ रहा है क्या? मैंने हीट दिया मेणबत्ती के थ्रू उस पिस्टन को, और बाद में अभी रैंडम मोशन करेंगे तो ये क्या लगाएंगे इसके ऊपर? फोर्स लगाएंगे। किसके ऊपर? इस पिस्टन के ऊपर। सब गैस मॉलिक्यूल एकदम एक्सट्रीमली हाई एनर्जी के अंदर आ जाएंगे बिकॉज ऑफ दैट हीट, और उस एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। और दैट एनर्जी किसके ऊपर उतारेंगे? वो ये पिस्टन के ऊपर, और धीरे धीरे हमारा पिस्टन थोड़ा पीछे सरकने लगेगा और यहाँ पर आ जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? थोड़ा डायग्राम प्रॉपर बनाऊं क्या मैं आपको समझने के लिए? आपको डायग्राम इंपॉर्टेंट है बुक वाली, अपनी चाय वाली डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है। चाय वाली डायग्राम को समझने के लिए काम आती है। ये हमारा पिस्टन, ओके, ये हमारे गैस मॉलिक्यूल, ओके, ये हमने लगा नीचे मेणबत्ती, ओके, नीचे से लगा दिया, जलने लगा। जलने की वजह से क्या होने वाला है? इसको हीट मिलेगी, इसको हमने क्यू डिनोट किया, ठीक है। हीट की वजह से अंदर के पार्टिकल क्या करने वाले हैं? एक्सट्रीमली रैंडम मोशन करेंगे। पहले कर रहे थे क्या? वो नहीं कर रहे थे, बाद में कर रहे थे। उनको क्या मिला? टेम्परेचर मिला। और इतिहास गवाह है, मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ती है? टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से। और उस एनर्जी को हमने यहाँ पर क्या बोला? इंटरनल एनर्जी। क्या बोला? इंटरनल एनर्जी। क्या बोला? इंटरनल एनर्जी। डिनोट यू से किया क्या? यू से, ओके। यहाँ पर थोड़ा देखने में दिक्कत आएंगे आपको, ऊपर थोड़ा शेडेड पर व्हाइट कलर का, यहाँ मैंने इंटरनल एनर्जी लिखा हुआ है, ये कैपिटल यू। और बिकॉज ऑफ यहाँ पर ये सब इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे और यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बात का डिस्प्लेसमेंट, सब पार्टिकल यहाँ पर आ जाएंगे, तो पिस्टन थोड़ा पीछे जाएगा बिकॉज ऑफ प्रेशर अप्लाई हुआ। और ये प्रेशर अप्लाई हुआ तो यहाँ पर वर्क हुआ। यहाँ पर क्या हुआ? वर्क। इसको मैं ऐसे इसको मिटा के यहाँ पर दिखाओ तो यहाँ पर क्या हुआ? वर्क हुआ। क्या हुआ यहाँ पर? वर्क, जिसको बोले अपने डब्ल्यू। कितना बोले? डब्ल्यू। तो डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा कि डी एक्स? छोटा डिस्प्लेसमेंट तो छोटा वर्क, तो डी डब्ल्यू हुआ। तो छोटी यहाँ पर छोटी हीट लगी हुई और छोटी क्या आई होगी यहाँ पर? इंटरनल एनर्जी। मतलब इतना मैंने हीट दिया, बाद में ये एनर्जी और वर्क में उसका रूपांतर हुआ। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। मैंने आपको अकॉर्डिंग टू बुक बता दिया, अकॉर्डिंग टू मी बता दिया, और यहाँ से वर्क डन कैसे बनाया वो बता दिया। दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फिनिश। ओके, तो बच्चों बताइए कैसा लगा आपको लेक्चर? एकदम सिंपल लैंग्वेज के अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको वहां से कैसा अप्रोच करना है वो बताया, और बेस्ट अप्रोच के साथ अंडरस्टैंडिंग लेवल के साथ मैंने समझाया। थर्मोडायनामिक जैसा चैप्टर बच्चों को पढ़ के नहीं समझ में आता है, अगर आप बुक खोल के देखोगे तो आपको क्रिटिकलनेस एक्चुअल में समझ में आएंगे। बट आई होप जितने मैंने हिसाब से इसको समझाने की कोशिश की, मैंने मेरा 100% दिया। आई होप आपको पसंद आएगा और समझ में भी आएगा। चलो ठीक है, खींच लो इसका स्क्रीनशॉट और लिख लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट के अंदर, पार्ट नंबर 3। इसके बाद पढ़ेंगे अपन सेकंड लॉ का बेसिक्स, फर्स्ट लॉ के कुछ न्यूमेरिकल लेने हैं ना। न्यूमेरिकल कमेंट करिए लेना है या नहीं लेना है, हम लेंगे 100%। कुछ न्यूमेरिकल लेंगे, कुछ एससी और माँ के न्यूमेरिकल लेंगे। चलो जाते जाते एक ही बात बोलूँगा, लाइक करो, शेयर करो, और दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर सकते हो आप। ओके, थैंक यू सो मच।